नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में हम लोग NTA UGC नेट का जो सीरीज कंप्लीट कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि 2004 से 2020 के बीच जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूनिट वाइज, तो उसी क्रम में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसको देख रहे हैं। जब जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशनोग्राफी, देन इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, देन पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर हम लोग रीजनल प्लानिंग देखेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखेंगे, सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी को देखेंगे, थॉट का जो सेक्शंस है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी और लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी से। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पार्ट 5 है, यानी इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट में कवर कर लिया है जियोमॉर्फोलॉजी को। एक पार्ट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किया था। उसके बाद जब सेकेंड पार्ट शुरू किए थे तो उस समय से हम लोग 2020 सीरीज को शुरुआत किए थे, यानी पार्ट 2 से हम लोग 2020 सीरीज की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग हर सेशन में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज पार्ट 5 है और पार्ट 5 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि उत्थान की क्रिया के अनुसार परिच्छेदिका उन्नतोदर, समतल या नतोदर होता है? ऑप्शन है आपके सामने डेविस, पेंक, जॉनसन और वुड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये जो उत्थान की प्रक्रिया है इसके अनुसार जो प्रोफाइल है यानी परिच्छेदिका है, इसका उन्नतोदर, समतल और नतोदर ये होता है। ये कहा था आपका पेंक महोदय ने। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, पेंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैन प्लेन शब्द किसका संकेत करता है? पैन प्लेन शब्द किसका संकेत करता है? ऑप्शन है आपके सामने नदीय चक्र के वृद्धावस्था में निर्मित समतल पृष्ठ, बी है पवन अपर्दन द्वारा निर्मित समतल पृष्ठ, सी है समुद्र क्रिया द्वारा निर्मित समतल मैदान, और डी है बाढ़कृत मैदानों के जुड़ने से निर्मित मैदान। तो इस प्रकार के पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हम लोगों ने देखा है जो पैन प्लेन है, जब कोई रिवर सिस्टम, कोई नदी है और उस नदी का जो अपर्दन करके जो नदी अपने साथ मलबा लेके आती है और वो अपने मुहाने के आसपास कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, और जब ये निक्षेपण होता है तो ये बाढ़कृत मैदान बनता है। ठीक है, और जब दोनों छोर के बाढ़ के मैदान जब आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये पूरा जो एरिया है वही पैन प्लेन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाढ़कृत मैदानों के जुड़ने से निर्मित मैदान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए एक आपका फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रति मील समोच्च रेखा की संख्या, प्रति मील समोच्च रेखा की संख्या इनटू समोच्च रेखा अंतराल डिवाइडेड बाय 3361, यानी प्रति मील समोच्च रेखा की संख्या गुने समोच्च रेखा अंतराल भाग 3361 यानी 3361। इसके आधार पर, ठीक है, इतने पर आधारित ढलान की परिगणना किसने की थी? यानी इस फॉर्मूला को बेस मानकर जो स्लोप है उसकी गणना किसने की थी? विंटवर्थ, रेंज, हेनरी या फिर डेविस? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है विंटवर्थ, ऑप्शन नंबर
ए। ओके, वेंटवर्थ ने ही इस फार्मूला का यूज करके जो स्लोप का परिगणना है यानी कैलकुलेशन है उन्होंने किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक थे। क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। पेंक, डब्ल्यू एम डेविस, एलसी किंग या वुड। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ढाल पतन जो मॉडल है ये दिया हुआ है आपका डेविस का। ढाल पतन मॉडल किसका दिया हुआ है? डेविस का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखिए ढाल पतन तो हो गया। अब आया क्वेश्चंस ढाल प्रतिस्थापन मॉडल यानी स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल। कौन दिए थे? ए यंग, ए एन स्ट्रॉलर, डब्ल्यू पेंक या एल सी किंग। तो ढाल पतन सिद्धांत दिया था डेविस और ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत दिए थे पेंक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत हिमालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपक्षय आमतौर पर प्रबल है? अब जो ग्रेट हिमालय है उसमें किस प्रकार का वेदरिंग होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है शैल विखंडन, स्की निर्माण, विशालकन यानी एक्सफोलिएशन और कनिकी विघटन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी शैल खंड का विघटन। अब शैल खंड का विघटन कैसे होगा? आपका जो ग्रेट हिमालय है, ठीक है, जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, इस रेंज में, इस हिमालय के क्षेत्र में जब चट्टानें ऊपर से सरकती है, ठीक है, तो वो नीचे आते आते कई टुकड़ों में बिखर जाती है और यही कहलाता है आपका शैल खंड का विघटन। एक बड़ा चट्टान जब भूस्खलन होता है ऐसे क्षेत्रों में तो जो चट्टानें होती हैं वो कई सारे टुकड़ों में बट बट कर नीचे बिखर जाता है, ठीक है। तो ये आमतौर पर हिमालयन रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है शैल खंडों का विखंडन। तो इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपर्दन की क्रिया में। क्वेश्चन है अपर्दन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का रिमूवल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघर्षण, सन्निघर्षण, संज्ञारण, अधश्वसन, ठीक है। तो जो इरोजनल प्रोसेस है, सपोज कोई प्लेट्यू है या माउंटेन है, अब इसमें क्या होगा? इरोजन होगा। कैसे इरोजन होगा? या तो विंड से हो सकता है या तो वाटर से हो सकता है, ठीक है। तो जब किसी भी रीजन में इरोजन का प्रोसेस होता है, ठीक है, और इसमें जो भी पदार्थ है उसका रिमूवल का मतलब हटना, परत हटना। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई रीजन है, अब इस रीजन में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं और ये शैल संरचना से बनी हुई क्षेत्र है। तो क्या होगा कि एक समय में इरोजन के थ्रू ये जो लेयर आपको यहाँ दिख रहा है, ये लेयर इरोड होते होते हुए कुछ यहाँ तक आ जाएगा और ये जो स्थलाकृति है उसका आकार छोटा हो जाएगा, यानी ऊपर का जो लेयर है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वही पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपघर्षण, ठीक है, एट्रिएशन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने जलोढ़क, मिश्रोढ़क, हिमाड़ और गाद। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो भृगु के आधार है यानी जो बेस लेवल है
आधार तल पर, ठीक है। इसका जो सतही प्रक्षालन होता है, अब इसका सतही प्रक्षालन द्वारा जो पदार्थ का जमाव होता है तो इसको हम लोग मिश्रोड़क कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मिश्रोड़क। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन का है, कथन और कारण का है। स्टेटमेंट में है चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। अब रॉक के बारे में पूछ रहा है, चट्टानों के बारे में पूछ रहा है और उसका रासायनिक यानी केमिकल जो वेदरिंग है उसके बारे में। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है, यानी कोई आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो वहाँ के जो चट्टान है उन चट्टानों में रासायनिक क्षरण एक प्रमुख लक्षण है, ठीक है। कारण बोल रहा है कि रासायनिक अपक्षय होगा। रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापांतर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको बताना है कि क्या सही होगा। तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि जो केमिकल जो वेदरिंग है रासायनिक अपक्षय है, और रीजन आपका बता रहा है उष्ण आर्द्र उष्णकटिबंध क्षेत्र, और फिर यहाँ केमिकल वेदरिंग का जो स्पीड है उसके बारे में कह रहा है कि ये बहुत हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापांतर पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही है। जो केमिकल वेदरिंग होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर, जल। और जब जल हो और उसके साथ जो टेम्परेचर है तो इसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है केमिकल वेदरिंग में। तो इसलिए दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है? अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, अधःखनन, अपस्तरण, भूस्खलन और पंख प्रवाह। तो अनाच्छादन क्या होता है इसको आपको सबसे पहले समझना होगा। अब अनाच्छादन प्रक्रिया से पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं है, तो अधःखनन उससे रिलेटेड है तो ये तो होगा नहीं, भूस्खलन इससे रिलेटेड है ये होगा नहीं, पंख प्रवाह ये भी रिलेटेड है ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपस्तरण, ये अनाच्छादन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलयोजन प्रक्रिया का संबंध है किससे? ऑप्शन है भौतिक और जैविक प्रक्रिया से, बी है भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से, सी है जैविक और रासायनिक प्रक्रिया से, और डी है रासायनिक प्रक्रिया से। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से। जो जलयोजन है, ठीक है, जो जलयोजन है हाइड्रोलिसिस है, इसमें जो फिजिकल वेदरिंग है और केमिकल वेदरिंग है ये दोनों का मिश्रण होता है जलयोजन प्रक्रिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनशन क्या कहलाता है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनशन क्या कहलाता है? सन्निघर्षण, अपघर्षण, संचरण, अधःखनन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संचरण, ऑप्शन नंबर सी। जो घोल द्वारा पदार्थ का जो अवनयन हो जाता है यानी इसका डिग्रेडेशन जो हो जाता है उसको हम लोग कोरेजन यानी संक्षारण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है किस क्षेत्र में? अर्ध शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में या शीतोष्ण क्षेत्र में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, शीतोष्ण क्षेत्र में जो केमिकल वेदरिंग होता है वो काफ़ी प्रभावपूर्ण होता है आंतरिक अपक्षय की तुलना में। शीतोष्ण क्षेत्र में आंतरिक अपक्षय
का प्रभाव उतना नहीं होता है जितना कि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव होता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन का है। चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है। स्टेटमेंट को समझिएगा। चट्टानों का रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है। फिर कारण बता रहा है कि रासायनिक अपक्षय की तीव्रता जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों स्टेटमेंट और रीजन करेक्ट है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वो सब प्रक्रियाएं जो स्थल मंडल की सतह को सर्वनिष्ठ स्तर तक ले जाती है सामूहिक रूप से किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझिएगा। वे सारी प्रक्रियाएं जो स्थल मंडल की सतह को सर्वनिष्ठ स्तर तक ले जाती हैं उसे हम लोग सामूहिक रूप से किस नाम से जानते हैं। तल संकुचन, तलावचन, तल्लोचन और बृहद क्षरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तल संकुचन। ठीक है, तल संकुचन वैसी प्रक्रिया होती है जो स्थल खंड की सतह को एक सर्वनिष्ठ स्तर तक ले जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग सम्मिलित रूप से तल संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है। यानी लोहे पर जो जंग लगने का कारण है वो केमिकल वेदरिंग का कौन सा कारण है। तो वो कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण, जल योजन या फिर सिलिका पृथक्करण। तो क्या होगा, इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जो रॉड में लोहे में जंग लग जाता है तो जंग लगने का जो मेन कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या कि ये वायु के संपर्क में पहले से ही रहता है और जब इसमें नमी आ जाती है यानी आर्द्रता आ जाती है और फिर तापमान बढ़ता घटता है, तो जब इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है तो इसी को हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। ओके, जो रड में या छड़ में या लोहे में जो जंग लगता है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। ओके, नेक्स्ट है, अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताते हैं। यानी जो वेदरिंग की प्रक्रिया है ये हमें क्या बताते हैं। तो घाटियों के पार्श्विक विस्तार को बताता है, महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार को बताता है, शैल सामग्री का विखंडन को होना बताता है, या शैल कार्तिक प्लेटफॉर्म का निर्माण होना बताता है। तो जो अपक्षय की प्रक्रिया है ये हमें शैल सामग्री का विखंडन होना बताता है। यानी जो वेदरिंग है, कोई सपोज रॉक है, अब ये रॉक टूट गया, ठीक है, टूट फूट हो गया इसमें, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, तो इसी को हम लोग शैल यानी सामग्री का विखंडन होना कहते हैं और यही आपका वेदरिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, गोलाश्म अपक्षय रासायनिक अपक्षय का परिणाम है। कथन है, कारण कह रहा है कि गोलाश्म अपक्षय तब होता है जब जल शैलों के जोड़ों में प्रवेश करता है और शैल संयोजी पदार्थों को घोलता है। क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। गोलाश्म अपक्षय रासायनिक अपक्षय का परिणाम है, ये कह रहा है क्वेश्चंस आपका। ठीक है, तो ये करेक्ट है, गोलाश्म अपक्षय रासायनिक अपक्षय का ही परिणाम है। कारण कह रहा है कि गोलाश्म अपक्षय तब होता है जब जल शैलों के जोड़ों में प्रवेश करता है। यानी कोई एक शैल है और इसमें क्रैक डेवलप हो गया और इस क्रैक से जब जल प्रवेश करता है
ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब जल सेलों के जोड़ों में प्रवेश करता है और सेल संयोजी पदार्थ को घोलता है, और जब इसको अंदर में घोलता है तो ये तो चुना प्रदेशों में होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट इसका करेक्ट है और जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फिर स्टेटमेंट और रीजन का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भूदृश्य के अपर्दन को संभव बनाने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ठीक है, फिर कह रहा है सौर ऊर्जा भूतलीय जल को वाष्पित करता है, जिसमें से कुछ बाद में वर्षा तथा बर्फ के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में गिरता है। ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दोनों सही है और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, भूदृश्य के अपर्दन को संभव बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो सूर्य है, और सूर्य का जो एनर्जी है इसी से जल क्या होता है, वाष्प बनकर ऊपर उठता है और फिर वो बर्फ और वर्षा के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में गिरता है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में गिरेगा तो क्या होगा, उसके कारण अपर्दन होगा कि नहीं होगा। सपोज ये पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में बारिश होगी तो बारिश क्या अपने पानी के साथ इन क्षेत्रों का अपर्दन नहीं करेगी? करेगी बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस T20 सीरीज का, आज का सेकेंड लास्ट ओवर समझिए। किस प्रकार के जलवायु अवस्था में अपर्दन की गति अति शीघ्र होती है? क्वेश्चंस पूछ रहा है किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपर्दन की जो गति है वो सबसे अधिक तेजी से होती है? उष्ण और आर्द्र, शीत और शुष्क, उष्ण और शुष्क, शीत और आर्द्र। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो अपर्दन बोल रहा है, अपर्दन किस क्षेत्र में सबसे अधिक तेजी से होती है? तो वो होता है आपका उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में। ठीक है, जहाँ भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ऐसे क्षेत्रों में वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो क्या होता है, गर्मी पड़ेगी तो एक तरफ गर्म होगा, फिर बारिश होगी तो ये अपने साथ अपर्दन करके चीज़ों को ले जाएगी। तो ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में अपर्दन का जो गति होता है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, पैन प्लेन की अवधारणा यानी पैन प्लेन का कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया या किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ऑप्शन है स्वीटर्न, जॉनसन, डेविस या क्रिकमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पैन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्रिकमैन ने दिया था। ओके, तो यही थे आज के 2020 सीरीज। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और नहीं तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए JRF/NET/PGT ज्योग्राफी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।